हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है रोटेशन का सेकेंड पार्ट के बारे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग रिकैप करेंगे अभी। ठीक है, संक्षिप्त में इसको जो बोलते हैं रिकैप, चीज़ों को याद करना। ठीक है, जो आज ज़रूरी पड़ेगा बस उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते तो CM लिखिए या COM लिखिए, बात दोनों वही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे पूरा क्लियर है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मास दिया रहे तो उसको क्या करते हैं, M1 R1 M2 इंटू R2 प्लस डॉट 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 MN RN बाई टोटल मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, M1 M2 डॉट 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 MN। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यह वह एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे लगेगा कि ये पूरा जो डिस्क्रीट मास सिस्टम है वो उसका मास वहाँ पे कंसंट्रेट रहेगा। बस वही चीज़ को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जो पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है तो यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, कि कोई भी जो मेजरमेंट होगा यहाँ से होगा। मान लीजिए कोई मास यहाँ होगा, फिर इधर होगा, तो ऐसे ऐसे करके ये R1 हो गया, ये M1 हो गया, ये R2 हो गया, M2, ठीक है, ये M3 R3 करके, तो इसका इक्विवेलेंट एक आ जाएगा। ठीक है, वो टोटल मास को बताएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो कहीं भी आ जाए, मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल मास है और ये R पे आ गया, तो यही चीज़ आप निकालते हैं। सेम यही चीज़ जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, अभी हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है पहले उस चीज़ को समझे। क्या पढ़ा है, समेशन ऑफ MI इंटू RI का होल स्क्वायर। ठीक है, I मतलब क्या, जितना मास है, जैसे कि 10 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे। I उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें 2 आएगा। ठीक है, ये समेशन हो गया। सिग्मा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। इसको एडिशन सिंबल है ये। ठीक है, एडिशन सिंबल है। गॉट इट। चलिए इतना समझ गए। चलिए अब देखिए ये डिस्क्रीट मास सिस्टम, ये क्या है, अलग अलग जब मास दिया रहे, ये कब यूज करेंगे, जब द्रव्यमान, ठीक है, ये देखिए अलग और टू लिखने का मतलब है अलग अलग, 2 बार मैंने लिखा। ठीक है, अलग अलग हो तब। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस हो गया तब क्या होगा, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने पिछला क्लास का रिकॉल किया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक और चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। एक हमने बताया था M कैपिटल लिखा था इंटू K स्क्वायर, ऐसा लिखा था कुछ, बिल्कुल लिखा था। मैंने इसमें क्या बोला था, ये जो K है, ये जो K है वो क्या होता है बताइए, ये होता है रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गाइडेशन होता है। ठीक है, यह ऐसा रेडियस है। ठीक है, अब ये क्या है पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे इसमें क्या था कि एक एक्सिस के अबाउट सभी मास को मतलब रोटेट कर रहा था। ये यहाँ पे ये एक्सिस है, मान लीजिए कोई मास यहाँ था, कोई मास यहाँ था और कोई मास यहाँ था। अभी 3 मास ले रहे हैं। ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये R1 हो गया, सिमिलरली ये आपका हो गया R2 और ये हो गया आपका R3। गॉट इट। चलिए अब ये सब को जो इंडिविजुअल आपने निकाला, I क्या निकालेंगे यहाँ पे, M1 इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस M3 इंटू R3 का स्क्वायर, आपने ऐसे निकाला। अब वो ये नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछ रहे हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट रेडियस बता दो। जो ये जो R निकाले हैं आप, कोई एक ऐसा इक्विवेलेंट बताओ जहाँ पे ये टोटल मास जो है ना, M बराबर जो कैपिटल M जो है ये है समेशन ऑफ MI, I बराबर 1 से यहाँ क्या है 3 है ना, तो 3 तक जाएगा, मतलब ये है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो वो जो टोटल मास हो वहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाए। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि आप जब निकाले तो कोई यहाँ पे वो रेडियस ऑफ गाइडेशन आ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोले, K, और ये आपका हो गया टोटल मास। ये जो मान लीजिए अलग अलग जो है उसका एक इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है।
तो ये जो होता है ये इमेजिनरी एक चीज़ है, मतलब ये माना जाता है कि एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे ना होल मास कंसंट्रेटेड होगा। तो यदि आपको ये डिस्टेंस पता रहे ना तो डायरेक्ट आप होल मास में इसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, आपको इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही बराबर क्या होता है m इंटू के स्क्वायर। जब रेडियस ऑफ गाइडेशन दिया है तो आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट टोटल मास को ऐड कीजिए और उसमें k से स्क्वायर करके गुना कर दीजिए। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये कब है, जब डिस्क्रीट मास है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अलग अलग। ये देखिए m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, वगैरह वगैरह, है ना। अब हम आज बात करेंगे कि कंटिन्यूअस मास हो जाए, जैसे कि एक रड है, एक रड ले लिए, तो इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मास है यहाँ पे मास नहीं है, तो पूरा कंटिन्यूअस है ना, यहाँ से यहाँ तक फील है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो मतलब कंटिन्यूअस मास है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो आज बेस्ट क्लास रहेगा इसी पे, इसी के बारे में, फिर स्फीयर वगैरह के बारे में आज जानेंगे। और एक और क्लास होगी इसकी जिसमें हम लोग ये देखेंगे, देखिए बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से देखिए कोई एक डब्बा जो घर में होता है जिसमें कोई चीज़ स्टोर करते हैं, तेल वगैरह कुछ भी, ठीक है, एक भरा हुआ डब्बा और सेम मास का एक खाली डब्बा को यदि यहाँ से रोल कराया जाए, यहाँ से क्या कराया जाए, रोल, ठीक है, तो कौन पहले पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। ऐसे आप नहीं बता सकते हैं कि यहाँ कौन पहुँचेगा पहले। ठीक है, जब एक सॉलिड, ठीक है, और सेम मास का एक क्या हॉलो को करेंगे, मास क्या रहेगा दोनों का, सेम रहेगा, तब तो वो कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो वो ये वाली जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कंटिन्यूअस जो मास है उसका डिफरेंट जो पूछता है एग्जाम में उसके बारे में। कुछ को ड्रॉ करके बता दूंगा, बाकी को आप उस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सारा ड्रॉ करने लगूंगा तो फिर ये क्लास खींच जाएगा लंबा। इतना समझ गए। चलिए अब देखिए, उस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक नोट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, वो जरूरी है। तो अब अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है, तो एक नोट बनाते हैं। ये नोट क्यों जरूरी है वो देखिए, क्योंकि अभी जो मतलब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले इस नोट का एक टॉपिक मतलब नाम दे देते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, कोई भी वस्तु का, ठीक है, डिपेंड्स, डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, अपॉन, किस किस बातों पे निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है MOI, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, M.O.I, जो है किस किस बातों पे डिपेंड करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, और ऐसे भी नहीं भी आए तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहला किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो लिखते हैं। सबसे पहला करता है पोजीशन पे, R लिखते हैं ना, तो वो तो पोजीशन ही हुआ ना, पोजीशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, ऑफ रोटेशन। अब किस पोजीशन पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, R तो वही डिफाइन करेगा। मान लीजिए हम यहाँ मान रहे हैं और ये अभी R है, मान लीजिएगा आप यहाँ, तो R तो कम गया ना, तो मतलब ये एक्सिस के रोटेशन पे आपको निर्भर करेगा। पहला कंप्लीट। चलिए सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, इसको बार बार पढ़ें आप, ये जो 4-5 पॉइंट मैं लिखाऊंगा वो, ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब घूमना, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन आज ये क्लास खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा। इसको मैं बताऊंगा, अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझेंगे ही नहीं, थोड़ी देर बाद आप खुद समझ जाएंगे ये ओरिएंटेशन का क्या बात चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, शेप। ठीक है, शेप एंड साइज, वो किस आकार का है उस पर निर्भर करेगा, ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो मैंने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किसी चीज को देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझ में आ जाएगा आज जो खत्म होते होते, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, एक और नोट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। जब याद आ गया पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद रखिएगा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल, ठीक है, एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है अप्लीकेबल होगा, मतलब उसको आप लगा सकते हैं इन बोथ, बोथ मतलब दोनों में, किस किस में, 2D 2 डायमेंशन मतलब x और y जो हुआ, मतलब x, y जो हुआ ये, एंड 3D 3 डायमेंशन मतलब x, y एंड z रहेगा दिया हुआ तब भी। बट अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, बट, उसको मैं पेन चेंज करता हूँ, बट, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, एक्सिस थ्योरम ओनली, ठीक है, अप्लीकेबल फॉर लेमिना। लेमिना बोले तो 2D, ठीक है, मतलब उसमें 2 ही डायमेंशन होगा तभी ये वैलिड है, 3D में क्यों नहीं वैलिड है। तो मैं उतना नहीं डिटेल दूंगा, बस आप इतना याद रखें कि मैंने क्या बताया था। मैं थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एक एक्सिस इधर था, एक एक्सिस इधर था, तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या था, इस दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2D में था, अब मान लीजिए ऑलरेडी वो 3D में है, तो अब किसको किसके परपेंडिकुलर आप लीजिएगा, नहीं ले पाइएगा ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इसीलिए ना 3D में ये वैलिड नहीं होता है, सिर्फ 2D में वैलिड होता है, ठीक है। ये x है, ये y है, तो ये z हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी यूज है, कैसे यूज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इस चीज को याद रखें, ठीक है, इतना समझ गए। आज आप जो हम आगे करने जा रहे हैं वो चीज को समझे। चलिए अब मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है। तो लिख देते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस केस में हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है अब हम बात करते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या बात किया था कि यदि डिस्क्रीट मास हो तो क्या लिखते थे, एक बार और लिखते हैं हम लोग, mi इंटू RI का होल स्क्वायर, I बराबर 1 to n तक जाते थे, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट था, अब कोई चीज़ कंटिन्यूअस है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये डिस्क्रीट में हो गया, मतलब अलग अलग जब मास रहेगा तो अलग अलग मास रहेगा तब। अब ठीक है, कंटिन्यूअस मास रहेगा उस केस में क्या होगा, आप ये समेशन का साइन है मैं बताया, मतलब एडिशन होता है, ठीक है। जब आप कैलकुलस पढ़े हैं या पढ़े होंगे तो उसमें देखिए ये जो होता है इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, इसका भी मतलब होता है समेशन। ये जो इंटीग्रेशन है इसका भी मतलब वही होता है कि एडिशन ही होता है या समेशन, जो भी बोले हम, ठीक है। ये कब वैलिड है, ठीक है, जब मास लगातार हो। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए I निकालने के लिए आप R स्क्वायर जो आप लेते थे इनटू DM स्मॉल m लेते हैं, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये जो है एक एलिमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेयर DM इज मास ऑफ एन एलिमेंट आर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम
ओरिजिन, जहाँ आप ओरिजिन मान लें, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। तो पहले आप ये दोनों को समझिए, ये अलग अलग जब मास रहेगा तब, ये कंटिन्यूअस जब लगातार मास रहेगा तब, ये कब, जब लगातार मास रहेगा तब। गॉट इट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब उसको देखेंगे। उसके बाद ना कुछ चीज़ों को मैं बता दूंगा एक ग्राफ की मदद से, मतलब एक क्या बोलते हैं, बॉक्स बना दूंगा, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं, एक रड, उसका निकालते हैं, ठीक है। एक देखिए आपने रड रखा होगा, उसी चीज़ को आज हम लोग विजुलाइज करेंगे कि एक मान लीजिए रड है या लकड़ी का कुछ भी है, उसका लेंथ कितना है, L है, ठीक है। विड्थ जो नेग्लेजिबल है, मतलब विड्थ को अभी नहीं मानेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। बस इसका मास मान लेते हैं, इसका मास कितना है, m है, ठीक है। इसका मास m है, आप कैपिटल M माने स्मॉल m माने, अभी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको दो जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस क्यों बोले, ये आधा आधा कर दिया इसको, मतलब ये L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया, ठीक है। इतना समझ गए? तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इधर अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो L/2 हम नीचे लिख देते हैं, ये हो गया कि आपको L/2। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा, एक कोई डिस्टेंस लेते हैं हम यहाँ से, देखिए ये मान लेते हैं ऐसा कुछ कि ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो अपन x डायरेक्शन में भी बात करें, ठीक है। ये x डायरेक्शन में है, x एक्सिस मान लो, तो इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो कोई भी चीज़ लिखेंगे तो x के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। गॉट इट? चलिए तो हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब मान लो कि कहीं भी एक x डिस्टेंस मान लो, ठीक है। x डिस्टेंस पे ना एक छोटा सा मास लेते हैं, देखिए ये जो m जो मास है वो पूरा पार्ट में फैला हुआ है, हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, बहुत ही छोटा ये पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा dx जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है बहुत छोटा पार्ट। ये तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, ये इतना छोटा है ना कि माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं तब दिखेगा, ये तो अभी समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ बस। तो dx जो है बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट। तो हम इसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन करेंगे और मान लो कि इस पर यदि हम कोई चीज़ निकाल लिए तो हर जगह तो सेम ही मास होगा, तो इसको हम यहाँ से और यहाँ तक गुना कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो टोटल का आ जाएगा ना। तो अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या लिया, एक एलिमेंट्री मास सिस्टम लिया। इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास होगा dm मास होगा। ये एलिमेंट जो है ये क्या है, एलिमेंट मतलब क्या होता है बताइए, एक छोटा सा चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ ले रहे हैं तत्व एलिमेंट, उसकी बात हो रही है। तो अब चलिए इसको कैसे लिखते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि I बराबर आपको जब भी निकालना हो तो पहले ये देखिए कि यह कंटिन्यूअस मास सिस्टम है कि नहीं। ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है, नहीं ना, बस मास दे दिया गया है। यहाँ पे फिर से देखें, ये टोटल मास दिया गया है, ये मतलब ये रड का टोटल मास है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो भी देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस ले लेते हैं, कहाँ पे निकाल रहे हो, तो हम x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। उसका स्क्वायर इंटू dm कर दिए जी, कर दिए। अब देखिए, अब ये छोटा सा पार्ट पे हो गया, लेकिन हमको इस पार्ट पे नहीं निकालना है ना, हमको तो टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए यह यदि हम ऑरिजिन मान लेते हैं, मतलब यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इधर जितना आधा पार्ट इधर है, आधा इधर है ना, तो हम यदि इस पार्ट को निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी तो आ जाएगा ना। ठीक से समझे, ये मिड पॉइंट है, तो इधर जैसा है हूबहू ऐसा इधर है। तो यदि इस आधे पार्ट को हम लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर ले, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पार्ट का आ जाएगा कि नहीं। तो हम आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। क्यों 2 से किए, क्योंकि ये आधे पार्ट का है, नहीं तो अभी रहने दीजिए, इसको भी हटा देते हैं।
इसको क्या लिखते हैं, L/2 पार्ट के लिए। अभी हम लोग इसको क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, L/2 के लिए, आधे पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x बराबर, यहाँ तो 0 है, x यहाँ 0 है क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे x बराबर L/2 है, मैक्सिमम वैल्यू यही है ना। देखिए x बराबर 0 से x बराबर L/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए ये dm है। अब पहले हम मास निकालते हैं, छोटा सा मास ये है क्या, तो हम एक चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ हम यूनिटरी मेथड जब लगाएंगे तो dm का वैल्यू क्या निकलेगा वो हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखिए क्या होगा, m/l इंटू dx, ठीक है, m/l इंटू dx। ये कैसे होगा ये आपके ऊपर है, आप समझते रहिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या लगाएंगे, देखिए डेंसिटी बराबर, आप जानते होंगे डेंसिटी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, बस यहाँ से आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मास का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से जब यूनिटरी मास के लिए लगाएंगे तो वही हो जाएगा। कैसे, ये दिखा देता हूँ हल्का सा, चलिए दिखा ही देता हूँ, चलिए इतना बताने से अच्छा है। अब देखिए हम यहाँ से लगाते हैं कि डेंसिटी, देखिए मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी को रो से लिखते हैं ना, इनटू वॉल्यूम, ये होगा ना, ठीक है। तो ये बताइए कि इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर से लिख सकते हैं मास, पूरा मास, और वॉल्यूम को L इंटू ए लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये छोटा वाला पार्ट के लिए है तो इसका भी तो एरिया उतना होगा, ठीक है। लेंथ बस उसका कितना हो गया है, छोटा सा लेंथ हो गया है, ठीक है, ठीक है या नहीं। चलिए तो dx लेंथ के लिए हो जाएगा। अब देखिए m से m, एरिया से एरिया, सॉरी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, m/l इंटू dx। अब आप ये सब निकालते रहें, ये dm मास के लिए, ठीक है। तो उतना मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं इतना समझा दिया, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे समझिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ें, पहले यहाँ पे समझे। तो अब इंटीग्रेशन करिएगा, x बराबर 0 से कहाँ तक करिएगा, x बराबर L/2 पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² तो है ही, डाल दीजिए, dm के जगह पे अब ये वैल्यू पुट करेंगे। क्या, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि सारे जो ये वेरिएबल्स है उसको एक वेरिएबल्स में कंप्लीट करेंगे ना। देखिए यहाँ पे x भी है और m भी है, तो एक में कन्वर्ट कर दिया, अब x में, अब इसको हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, चीज़ों को समझे, जो भी कांस्टेंट होता है, तो मास फिक्स है, इसका लंबाई भी फिक्स है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये पार्ट जो हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में ना कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, उसको बाहर कर सकते हैं, तो m/l हम बाहर कर देंगे, ठीक है। अब x बराबर 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x बराबर L/2 पे। अब क्या आ गया, देखिए x² इंटू dx। अब जो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं जो लोग, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ कि यदि इंटीग्रेशन दिया है कोई भी चीज़ का x के पावर n का, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या लिखते हैं, देख लीजिए, x का जितना पावर है, जितना ये पावर है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, n+1, और यही जो ऊपर ऐड किए ना उसी से डिवाइड कर देंगे, बस यही सिंपल सा रूल है। इसको आप याद रखेंगे, यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अभी अपन को इंटीग्रेशन नहीं, मेन समझना है कि ये आता कैसे है, जो रट्टा मारते हैं वो चीज़, एक बस बता रहा हूँ, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सब चीज़, आप सिमिलरली निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्या, x के पावर कितना है, n की जगह पे 2 है, ये वैल्यू n है ना, ठीक है, 2 हो गया। इसमें किसमें, n में 1 जोड़ना है, मतलब 2 में 1 ऐड कर दीजिए, और जो वैल्यू आया उसी से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं था, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, इसीलिए पुट नहीं किया वैल्यू, यहाँ पे डिफिनिट है तो पुट करना पड़ेगा वैल्यू। x बराबर 0, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये सब इंटीग्रेशन की बात है। ये हो गया आपका अपर लिमिट और ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, m/l, इससे कुछ काम ही नहीं है,
अब ये क्या हो गया एक्स क्यूब, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, बाई 3। अब ये देखिए x बराबर 0 से x बराबर L/2 तक। अब देखिए फिर से मैंने बोला कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m/3 × L। अब देखिए अब सिर्फ एक्स क्यूब बचा, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, पहले अपर वैल्यू पुट कीजिए, उसमें से लोअर वैल्यू को घटाइए। तो अपर वैल्यू क्या है L/2 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 है ना, माइनस लोअर वैल्यू 0 है तो 0 का होल क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए m/3 × L। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L को कितने टाइम गुना हो रहा है, 3 टाइम, तो L क्यूब, और नीचे 2 को फिर से 3 टाइम तो 8 हो जाएगा, माइनस 0 को घटाइए जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m × L³ बाई 24 × L। अब देखिए ऊपर और नीचे L का सेम है ना बेस, तो कट जाएगा या घट जाएगा, जैसे आपको मन है, एक पावर कम हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया mL² / 24, चूँकि यह हाफ पार्ट का निकालें, कितना पार्ट का निकालें, हाफ पार्ट का। चलिए फिर से हम देख लेते हैं, ये जो हाफ पार्ट का बात किए थे ना, हम इस पार्ट का भी बात किए। हमको फुल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह मिडिल पॉइंट है ना, इधर जैसा होगा वैसा इधर होगा। तो हम फुल पार्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, इसीलिए I क्या हो जाएगा 2 टाइम I L/2 जो हम निकाले थे उसका 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × m × L² / 24 जब आ गया तो आपको अच्छी तरह से पता है ये कट जाएगा, और ये रिजल्ट आप जरूर रटे होंगे mL² / 12। बस ऐसे ही आता है। आज आपको मैंने ये समझा दिया, कैसे लाना है वो भी समझा दिया। अब आप इसको अच्छे से देखिए एक बार, और इसी बेसिस पे और भी बनाएंगे। तो देखिए अभी एक और चीज़ बताते हैं। अब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज होता है, फिर से हम वो फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये लेंथ कितना है, L लेंथ का है। अपन हाफ लेंथ लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ हाफ होगा, ना भी हो फिर भी मान लीजिए हाफ यही है। ये हो गया कि सेंट्रल, ठीक है, एक्सिस। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीच में है ना, इसीलिए सेंट्रल एक्सिस हो गया। तो ये डिस्टेंस जो होगा L/2 होगा। अब आपको पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छी तरह से पता चल गया। इसका मास भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मास नहीं देगा, मास जो है m दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अबाउट आपको पता चल गया कि IC मतलब सेंटर के अबाउट क्या हो गया m, L² / 12। गॉट इट और नॉट गॉट इट, ठीक है। चलिए अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल जो होता है, जनरली पूछा जाता है। देखिए 1 इंड के अबाउट पूछेंगे, सेंट्रल के अबाउट नहीं, इस इंड के अबाउट। यहाँ इंड एक्सिस हो गया, ये कहाँ हो गया, इंड एक्सिस। कोई भी एक इंड, इधर या इधर, दोनों तो चीज डिस्टेंस समान होगा। ये कितना डिस्टेंस हो गया L/2। अब इसके अबाउट पूछेंगे तो आपको देखिए, यदि सेंटर के अबाउट पता है, बार बार सुनिए, यदि सेंटर के अबाउट यदि पता है तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज होता है। तो देखिए इंड के अबाउट जो हम निकालेंगे, कोई भी एक इंड ले लीजिए, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे बोले थे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो भी आता है उसको लिख दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए क्या, जो सिस्टम का मास है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, समझ में आएगा। सिस्टम का मास में तो मास कितना है, m है, और डिस्टेंस देख लीजिए सेंट्रल एक्सिस से और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, तो इसके बीच कितना डिस्टेंस है, L है, L/2 है, सॉरी। तो L/2 को स्क्वायर कर दीजिए, बस यही आपका इंड के अबाउट दे देगा। देखिए यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो कल नहीं समझ में आया था, आज फिर से मैं समझा दिया। क्या है ये,
शॉर्ट में लिखता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या बताता है कि यदि सेंटर के अबाउट हमको यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट दे सकते हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बशर्ते सेंटर के अबाउट हमको दे दीजिए, या उल्टा भी दे सकता है, एंड के अबाउट दे दिया है, बोलेगा सेंटर के अबाउट बता दो, तो ये वाला पार्ट घट जाएगा इसमें जाके। गॉट इट? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है कि सेंट्रल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें टोटल मास से गुना कीजिए और सेंटर एक्सिस से उस पॉइंट के बीच का जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अभी L/2 था, L/2 कर दिए। अब इसको देखते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको पता है क्या है, m L²/12 लिख दीजिए। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा m, देखिए स्मॉल है कभी कैपिटल लिख रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू दिया नहीं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। m L² और नीचे 2 को 2 टाइम गुना करेंगे तो 4। अब इसको बच्चा सोल्व करना जानता है, एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, यहाँ mL² हो जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम हो जाएगा ना, आई होप 3 टाइम mL²। अब इसको आप सोल्व कर देंगे तो देखिए 3 और 1 4, 4 mL²/12। जब इसको सॉल्व कर देंगे आप तो ये 3 टाइम कट जाएगा, मतलब mL²/3 आपने रट्टा मारा होगा एक इंड के अबाउट। तो देखिए आपको नहीं भी याद होता, सेंटर के अबाउट पता होता तो भी आप निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट पता है तो सेंटर के अबाउट कैसे निकालेंगे, इसमें ये वैल्यू माइनस कर देंगे। पहले फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे, ऐड जैसे लिखा हुआ है, पहले सेंटर में जोड़ना है, उसके बाद जिसको इसमें से निकालना है निकाल सकते हैं हम। गॉट इट? चलिए, तो अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बना देते हैं एक बॉक्स, ठीक है, या एक आध और भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। उसके बाद एक ना हम लोग डिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्क वो वाला जो आप लोग बचपन में खेलते होंगे ना, एक ये ऐसा रहता है, उसको यहाँ से नचा के इधर फेंकते हैं, इधर से इधर फेंकते हैं, वही वाला डिस्क, ठीक है। कोई भी नॉर्मल जो चीज़ें हैं, प्लेट वगैरह हो गया ना, वो भी एक डिस्क है, ठीक है, भले वो इरेगुलर शेप है लेकिन वो भी एक डिस्क है, ठीक है। ये सॉलिड होना चाहिए बस। ये जो हैचिंग का मतलब समझो, हैचिंग है मतलब ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, मतलब ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो अब हम डिस्क का निकाल देते हैं, उसके बाद हम 10-12 लिख देंगे। उसको आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, उसके बाद उसको चाहिएगा तो आप निकाल के जैसे मैंने बताया है वैसे देख सकते हैं, सारे का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद तो चलिए एक डिस्क लिए और देखिए डिस्क में अब हम क्या कौन सा थ्योरम लगा के बताएंगे आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और कैसे होगा वो दिखाऊंगा। देखिए ये डिस्क है, ठीक है, तो ये देखिए ये जो ये है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, सेंट्रल एक्सिस। क्यों सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि सेंटर से पास कहता है ना, सेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी बस इतना समझे, ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। मैं अभी हैच करूंगा तो फिर समझा नहीं पाऊंगा, इसको आपको मानना है पूरा ये फिल है, फुल फिल है, ठीक है। या इसको और भी चाहे तो आप छोड़िए, अभी इतना समझिए, बस ये फुल फिल है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है, इसका मास क्या दिया हुआ है, मास आपका m दिया हुआ है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे ये बताइए। तो देखिए अब देखिए इसका हम थिकनेस जो है ना वो अभी नेग्लिजिबल मान रहे हैं। आप कुछ भी मानिएगा ना कट के वो भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए अभी नेग्लिजिबल बहुत कम मान रहे हैं। तो अभी बस एरिया पे कंसंट्रेट करेंगे, ये वाला पार्ट पे। तो देखिए हम मान लेते हैं, अब चूंकि देखिए ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, तो कैसे निकलेगा, I बराबर इंटीग्रेशन करना होगा हमको r² इंटू dm का, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए। तो इसमें कैसे एलिमेंट लेंगे सर, सीधा नहीं लेना है, देखिए जैसा शेप रहता है वैसा एलिमेंट लेना पड़ता है। जैसे सर्कुलर शेप है ना, तो आपको सर्कुलर एलिमेंट लेना है। मान लीजिए यहाँ से r डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और ये मान लीजिए आपका कैपिटल R है, ठीक है। कैपिटल R किसका है, त्रिज्या है, किसका, डिस्क का त्रिज्या। ये क्या है,
क्या लिखते हैं, डिस्क का त्रिज्या मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। रेडियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। ये हो गया। अब देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके ये जो ब्लू वाला जो है उसके बारे में, इसको यहाँ लाते हैं। मैंने क्या बनाया, ये वाला पार्ट बनाया, बस अभी उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। ये यहाँ से मैंने इसका डिस्टेंस r लिया। अब बताइए ये जो होगा ये भी तो सर्टेन एरिया को कैप्चर करेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। तो इसका भी तो कुछ मोटाई होगा, मतलब ये भी तो होगा, तो इसका हम जो है थिकनेस मान लेते हैं। ये जो थिकनेस जो होगा उसको हम मान लेते हैं dr। क्या मान लिए हम, dr। ये थिकनेस जो हो गया dr हो गया, गॉट इट। अब देखिए m का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने ऊपर जैसे समझाया डेंसिटी से जाके आप वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। dm मास के लिए हमको बात करना है, ठीक है। तो हम dm का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले हम एक के लिए बात कर लेते हैं। तो एक के लिए मतलब टोटल का मास m है, तो एक वैल्यू के लिए क्या होगा, तो मास बाई एरिया से डिवाइड कर दीजिए या वॉल्यूम से कीजिएगा तो फिर कट ही जाएगा। वॉल्यूम हम यहाँ नहीं दिखाए हैं, मतलब हम ऐसे बनाते, यदि देखो मैं बता देता हूँ, चलो वो मान लो कि ऐसे, ठीक है। ऐसे यदि हम बनाए होते, देखो इसका कुछ हाइट भी होता, ठीक है, और ये रेडियस भी होता, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है, सिलेंडर हो गया ना, पाई r² इंटू एच, ये वॉल्यूम होता ना इसका। अब मान लो कि हम इसको बहुत कम कर दिए हैं, तो h का है 1 के बराबर, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अभी हम एरिया की तौर पे बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको हम h को नेग्लिजिबल माने, क्या माने हैं, नेग्लिजिबल। तो h मान लीजिए हट गया। तो देखिए m जो है वो कितना मास में फैला हुआ है, मतलब कितना एरिया पे फैला हुआ है, तो आप बोलेंगे कि पाई r² पे फैला हुआ है, इंटू h लिखेंगे, फिर ऊपर भी h आएगा, कट ही जाएगा, तो h की बात ही ना करते हैं अभी, ठीक है। चलिए अब देखिए मास कितना एरिया पे फैला हुआ है, m बाई r² पे फैला हुआ, पाई r² पे, तो उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए आपको किसके लिए निकालना है, तो ये छोटा वाला पार्ट के लिए, तो इसका एरिया कैसे होगा, तो इसको यदि काटेंगे, देखिए फील लाता हूँ आपके लिए, इसको काटेंगे तो ये एक ऐसा बनेगा, ऐसा रॉड बनेगा। इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है कि यह एक वृत्त है। ये कैसा है, एक सर्किल है, वृत्त है, यह एक वृत्त है। क्या है, ये वृत्त है। आपको वृत्त का परिधि पता है, परिधि को ही तो काट दिए, मतलब ये जो होगा 2 पाई इंटू r होगा, ये लंबाई। परिधि वृत्त का जो पेरीमीटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, परिधि 2 पाई r होता है। ये क्या होता है, वृत्त की परिधि, उसी को तो इसी को मोड़ दीजिएगा तो फिर से यही बन गया, ये इक्विवेलेंट कर दिया, मैं यहाँ से कट कर दिया हूँ। अब देखिए इसका कुछ मोटाई होगा, अब देखिए परिधि पता है, यदि इसमें मोटाई से इसका गुना कर देंगे तो इसका एरिया पता चल जाएगा ना। तो मान लीजिए इसका जो मोटाई है वो क्या है, dr है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू dr, ये हो गया ना। बस इसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, 2 पाई r इंटू dr। अब कैसे आया, क्यों आया, ये आप समझे खुद से, मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, जो बचा उसको अभी लिखते हैं। तो ऊपर 2 बचा, m बचा, r² बचा, इंटू r इंटू dr बचा। हमको ये dm जहाँ भी मिलेगा हम उसको ये चिपका देंगे वैल्यू, ठीक है। क्या, 2m बाई r², कैपिटल R² इंटू स्मॉल r² इंटू dr। तो देखिए अब यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं, I का मान निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटू r², जहाँ पे आप एक्सिस से लिए हैं डिस्टेंस, इंटू dm। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो अब देखिए r है ना वेरिएबल, तो इसको r लिखेंगे ना, अब x नहीं लिख सकते हैं पिछले तरह, पीछे एक्सिस एक डायरेक्शन में कर रहा था ना, ये तो एक रेडियस है, तो वहाँ बात करेंगे हम लोग। चलिए r बराबर अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे ये देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, बस ये क्वेश्चन लास्ट बताऊंगा,
समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट सबका वैल्यू लिख दूंगा जो आपको याद करना है। देखिए आर मिनिमम ये कहाँ हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, ये वैल्यू मिनिमम यहाँ हो सकता है और मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है। मतलब 0 से आर तक इसका वैल्यू बढ़ेगा। आर का जो रेंज होगा वो मिनिमम एक पॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम इसके सरफेस पे आ सकता है। ठीक है, तो आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर, तो ये 0 से कैपिटल आर तक बढ़ेगा। इतना हो गया। अब डीएम का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यों पुट कर रहे हैं इसको भी मैं समझा दिया हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और डीएम, कोई एक वेरिएबल में करेंगे तब आप सोल्व कर पाएंगे इंटीग्रेशन। तो आर बराबर 0 से आर बराबर कैपिटल आर तक हो गया। इतना समझ में आया। चलिए, तो आर स्क्वायर, अब डीएम के वैल्यू पुट कीजिए तो 2m बाई कैपिटल आर इंटू, सॉरी कैपिटल नहीं, आर स्क्वायर भी इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। हमने बताया था, क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट हो वो इंटीग्रेशन अपने बाहर फेंक देता है, वो बोलता है तेरा कोई काम ना है। तो ये जो है कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, हम कैसे मान लें, बोले तो नहीं मानना चाहिए। एम मास है, मतलब वो हमेशा उस डिस्क का इतना ही मास रहेगा, उसका रेडियस फिक्स है, ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो ये सब जो फिक्स है उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन आर जो है आप अपना मन से लिए है ना, कुछ डिस्टेंस पे आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। आर का वैल्यू देखिए 0 भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। तो आइए बाहर करते हैं कांस्टेंट को। तो 2m बाई आर स्क्वायर बाहर कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, आर बराबर 0 से आर बराबर कैपिटल आर तक। अब देखिए ये और ये बेस सेम है आर आर, तो पावर जुट जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पावर जुटेगा तो क्या होगा आप बताइए। 2 इंटू एम बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर बराबर 0 से आर बराबर आर तक, आर क्यू बाई क्या हो जाएगा डी आर। इतना समझ में आया, तब आगे चलते हैं, नहीं तो बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। देखिए इसको और सोल्व करते हैं। अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। हमने इसका इंटीग्रेशन बताया था, क्या बताया था कि कहीं आपको x के पावर n का इंटीग्रेशन बोले तो पावर में एक जोड़ दीजिएगा। क्या बोला था ठीक से बताएं, पावर में एक जोड़ दीजिएगा और उसी से आप डिवाइड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन है, x के पावर n कितना है 3 है। तो आइए सोल्व करते हैं। 2m बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो देखिए r के पावर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई फिर वही 4। लोअर लिमिट कितना है, r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक। इतना समझ में आया। चलिए आ गया तो आगे हम बात करते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए आप। 2m बाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है आपका, ये आपका लोअर लिमिट है। तो देखिए अपर लिमिट कैपिटल R के पावर 4, लोअर लिमिट 0 के पावर 4। अब देखिए 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको डायरेक्ट हम नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं। बाई 4 तो छोड़ ही दिया, देखिए 4 बाहर ही कर दीजिए, यहाँ भी मत लिखिए क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो 4 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बाई 4 और इंटू R के पावर 4, इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए बहुत प्यारा सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो आप रट्टा मारते आए हैं आज तक। तो देखिए सॉल्व क्या हो रहा है, ये 2 से 2 टाइम्स में ये 2 पावर, इसका 2 पावर कम कर देगा। तो एक्चुअली में जो आएगा डिस्क का m आर स्क्वायर बाई 2, आपने दिन रात रट्टा मारा होगा, मैं भी वही चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब ना समझ में आए तो फिर मत पढ़े। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे है लेकिन, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, किसके अबाउट है, अबाउट सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ अब हम लोग यूज करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अबाउट ये भी याद रहना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस, ये चीज होना चाहिए। आप याद रखते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2,
वो पूछ देगा कुछ और, आप डाल के आ जाते हैं ये वाला। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है। इतना समझ गए? चलिए अब हम जो देखिए शुरू वाला में पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा दिया, यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझा देता हूँ। फिर से हम नोट करते हैं, गॉट इट और नॉट। यहाँ पे देखिए मैंने जो सेकेंड पॉइंट को, वहाँ पे ओरिएंटेशन वाला पॉइंट को मैं इसका प्रॉपर्टी जब लिखाया था वो यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए अभी क्या हमने किया था, फिर से बनाते हैं एक फिगर। अभी एक ऐसा लिया था, उसमें हम एक सेंट्रल लाइन लिए थे, ऐसा लिए थे। ये हो गया आपका क्या, सेंट्रल लाइन, गॉट इट। चलिए इसके अबाउट हम आईसी निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके अबाउट आईसी क्या है, m/2/2। जब ये डिस्क है, बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क है, डिस्क डिस्क मतलब ये भरा हुआ है, ठीक है। यार भरा हुआ है, भर ही देगा, देखो ये भरा हुआ है, ऐसा मत समझना कि ये खाली है, ठीक है। अब जहाँ मैं ना पेंट कर पाऊँ तो ये नहीं कि वहाँ मास नहीं है, सब जगह मास है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। चलो ये एक क्या है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है। अब इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद ना रखें, पेंट वेंट होगा। यह एक डिस्क है, हो गया डिस्क। अब देखिए ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो यहाँ से नीचे तक जा रहा है। अब एक और पॉइंट तो आ सकता है, एक देखिए डायमीटर भी तो आ सकता है एक्सिस। देखिए ये क्या हो गया आपका, डायमीटर। क्या आएगा, डायमीटर मतलब व्यास जिसको आप बोलते हैं, डायमीटर एक्सिस हो गया। एक डायमीटरल एक्सिस भी हो सकता है। तो एक ही क्यों होगा, क्योंकि यह प्लेन में है तो दो होगा, एक और होगा। एक और सर दिखाइए, तो दिख लीजिए। ये भी तो डायमीटर ही होगा, कोई भी है सर्किल, इसको जितना 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 काटो सब डायमीटर ही कहलाता है, ठीक है। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, सब डायमीटर है। उसी तरह ये भी हो गया आपका डायमीटर एक्सिस। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज क्या करते हैं हम लोग, सपोज माना कि यह हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सपोज क्या माना है, सपोज इसके बीच का एंगल 90 होगा। सपोज, सब सपोज है, मतलब माना कि। तो देखिए ये जो होगा ये दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये होगा आपका जेड एक्सिस, गॉट इट। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, वो क्या था। तो देखिए इसको यदि समझ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थ्योरम क्या है कि भाई साहब यदि आप आई जेड को निकालना चाहते हैं तो उसमें आई एक्स को जोड़ दीजिए और आई वाई को जोड़ दीजिए। हम समझे नहीं, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जोड़िए, वाई डायरेक्शन में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जोड़िए, तो आपको इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि आपको ये पता है, यही पता नहीं है। तो उल्टा भी तो कर सकते हैं यार, फॉर्मूला यदि यहाँ इससे यदि इसको निकाल सकते, ये दोनों एक्स और वाई पता होने से जेड निकल सकता है, तो जेड पता होने से एक्स और वाई भी निकल सकता है, यदि दोनों में रिलेशन कुछ रहे तो यहाँ पे एक खास बात क्या है, यहाँ पे ये है कि x और y दोनों डायमीटर है, तो x में जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू y में आएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ix बराबर यहाँ पे हो जाएगा iy के। ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि भाई ये भी डायमीटर है तो ये भी डायमीटर है, और भी खींचेगा वो भी डायमीटर ही होगा, तो सब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आएगा। अब हम ये दोनों के जगह पे हम कोई एक का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है।
अभी आपने निकाला है m, इसका यदि मास दिया हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखा तो इसका मास है ही नहीं, मास लेस है, ऐसा कुछ होता है क्या? मास m है। और रेडियस भी लिख देता हूँ भाई साहब, रेडियस रेडियस r है। गॉट इट? चलिए अब उतना नहीं दिमाग लगाते उधर, अब यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हमको पता है कि mr²/2 होता है, और अभी अभी हमें सूचना से पता चला है कि ix और iy बराबर है, तो हम 2ix ही लिख देते हैं, चूँकि ix बराबर iy है। अब यहाँ से देखिए कितना प्यारा सा रिजल्ट आएगा। अब ix का वैल्यू निकालना है तो इस 2 को नीचे डाल दीजिए, तो यहाँ देखिए ix बराबर, अब iy भी लिख देते हैं, बराबर क्या हो गया? mr²/4। ये समझे आप या नहीं? यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझे या नहीं? समझ गए होंगे, बिल्कुल लग रहा है। ix iy पता हो तो z निकाल सकते हैं, z पता हो ix iy निकाल सकते हैं। मतलब आपको अब ये समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? देखिए यहाँ पे और अच्छा से डील कर दे रहा हूँ। देखिए यदि कोई डिस्क दिया हुआ है, अब फिर से मैं पेंट नहीं करने जा रहा हूँ, ये मान लेना है डिस्क है, सॉलिड डिस्क, मतलब वो भरा हुआ है, ठीक है, ये सॉलिड डिस्क है। यदि ये जेट है, ये एक्स है, ये वाई है। सर 2 ही एक्सिस के बारे में क्यों बात नहीं करते? और भी कीजिए। तो बाबू इनफाइनाइट एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन सीखिए, चीज़ों को समझिए। ix जो है वो कितना है? तो m × r²/4। यदि इसका मास m है और रेडियस r है, तो ये भी iy जो है mr²/4। तो iz क्या होता है? iz इन दोनों का सम हो जाता है, मतलब mr²/2 2 टाइम्स हो जाता है। अब आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैंने वहाँ पे क्यों लिखा था डायमीटर के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। मैं उसी तरह यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है किसके अबाउट? अबाउट डायमीटर एक्सिस। गॉट इट? तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है। इसीलिए मैंने वहाँ सेकेंड पॉइंट जो बोला था कि ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किया कि नहीं? जब जेड एक्सिस लिया तो वैल्यू आ गया mr²/2। क्या लिया? जब जेड एक्सिस लिया तो वैल्यू आ गया mr²/2। जब एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, देखिए जेड एक्सिस लिया तो mr²/2, एक्स और वाई लिया तो mr²/4। तो एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड किया, मतलब इसके अबाउट निकाले और इसके अबाउट निकाले, इसके अबाउट और इसके अबाउट, तो अलग अलग आया या नहीं आया? तो यही बात है और कुछ नहीं। इतना समझ गए? अब आप चाहे तो जो भी चीज़ चाहे आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैं 2 चीज़ समझा दिया, अब बाकी का मैं लिख दूंगा, अब आपको याद कर लेना है। अब पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, अब आप उसको नोट डाउन करके याद कर ले, वही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अब याद करना स्टार्ट करें। बॉक्स याद रखना है। कौन सा बॉक्स? जो अभी बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 1 नंबर में रिंग के बारे में। सर्कुलर रिंग, ठीक है।
रिंग और डिस्क में क्या अंतर है, इसीलिए मैं वहाँ बोल रहा था, बस इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखिए रिंग एक ये हो गया जो हाथ में पहनते हैं वो रिंग हो गया, इसमें खाना खाते हैं प्लेट वो हो गया डिस्क। तो दोनों में क्या अंतर है, हाथ में पहनने वाला रिंग में खाना रखिएगा तो नीचे गिर जाएगा इसमें, और ये डिस्क यदि है तो इसमें खाना खाने के लिए जो रखेंगे इस पे रहेगा, मतलब ये सॉलिड हुआ और ये हॉलो हुआ, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं रिंग, इसको क्या बोलते हैं रिंग, और इसको हम बोलते हैं डिस्क। अब दोनों चीज समझ में आ गया है, इसका पूरा में डिस्ट्रीब्यूट है मास और इसका सिर्फ इस एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसका ये पूरा पार्ट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। गॉट इट। चलिए अब इन चीज़ों को समझ गए हैं तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखते जाते हैं, आपको याद कर लेना है। बस एक चीज़ याद रखना है कि हम एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं या डायमीटर के अबाउट लिख रहे हैं। देखिए एक बार और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये हो गया आपका सेंट्रल एक्सिस, तो अब मैं जो लिखूंगा IC मतलब सेंट्रल एक्सिस होगा, और दिस वन इज द डायमीटर एक्सिस, तो ID ये हो गया आपका डायमीटर एक्सिस। और ये हो गया आपका सेंट्रल एक्सिस। तो अब मैं IC DC करके लिखते जाऊंगा, आपको याद रखना है M उसका मास है और रेडियस उसका R है, ठीक है। चलिए और भी देखिए अब आप इसको जितना चाहे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसके अबाउट, तो देखिए यदि हम एक बस सिचुएशन बता रहे हैं कि अब कोई बोलेगा कि सर इसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए ना, एक इंड के अबाउट, तो ऐसे तो दिन भर हम एक ही में लग जाएंगे। कोई बोलेगा इसके अबाउट लिख दीजिए, कोई बोलेगा यहाँ लिख दीजिए, इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब ये इंड के अबाउट है, ठीक है। तो इंड के अबाउट अब आप क्या लगाओगे, देखो पैरेलल है ना, चीज़ों को समझो, कब पैरेलल एक्सिस लगाएंगे कब परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी देखो ये और ये पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसका आपको वैल्यू पता है, इसके अबाउट आप इसका मास इनटू डिस्टेंस से स्क्वायर करके जोड़ देंगे। गॉट इट। तो मैं ये नहीं लिखने वाला हूँ इंड के अबाउट कितना हो, इंड के अबाउट आपको याद रखना है, हम बस ये IC और ID लिखेंगे। चलिए तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, रिंग के लिए ये चल रहा है, ठीक है। तो आप कुछ और ना समझें, रिंग के लिए हो जाता है M इंटू R स्क्वायर, ओनली M R स्क्वायर, और यही ID हो जाएगा डायमीटर M R स्क्वायर बाई नीचे आ जाएगा 2। कैसे आएगा वो चीज़ मैं समझा चुका हूँ। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो एक और ले ही लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये इंड वाला है, ये हो गया आपको IE लिखते हैं, ये इंड एक्सिस, ठीक है। तो हम उसको भी ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देख लो IE क्या होगा, IE क्या होगा बता दो आप। जब आप निकालोगे तो देखोगे कि 2 इंटू MR स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तीन को हम लेके चलेंगे। ये कब कैसे निकाले होंगे, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाले होंगे। ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, मेरे को पता है कि हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको हमको पूरा डाउट लग रहा है आपसे ना हो पाएगा, इसीलिए। तो देखिए इसमें क्या कैसे होगा, बस एक इसमें लिख देता हूँ, मतलब बार बार नहीं लिखने वाला हूँ। इसमें देखिए कैसे होगा, ID जो निकालने आप जाएंगे, सॉरी IC, एक मिनट, IC बराबर क्या होता है, IZ बराबर, सॉरी यार, IZ बराबर IX प्लस IY। यहाँ IX IY ID हो गया, ठीक है, IC हो गया ये दिस, तो ये लिख देता हूँ मैं, ये IC हो गया और ये ID हो गया, ये भी ID हो गया। अब आप पुट करके निकाल लोगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो IE बराबर IC प्लस M इंटू R स्क्वायर, पुट करो आ जाएगा। बस ये
एक था बस वहाँ लिख दिया, कब परपेंडिकुलर कब पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये किसका हो गया, ये बताइए ये किसका हुआ। तो ये हमने बताया आपको रिंग का, एक जब रिंग दिया रहेगा उस समय की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, डिस्क की बात कर लेते हैं फिर से, क्योंकि अभी फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो अब सेकेंड नंबर में लिखते हैं सर्कुलर डिस्क, ठीक है। डिस्क मैं बता दिया हूँ कैसा है, फिर भी लेकिन लगा देता हूँ। यहाँ पे एक फिगर, ये पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका उसका सेंट्रल एक्सिस हो गया आई सी। अब बार बार लिखूंगा नहीं यार, हालत खराब हो जाता है। ये हो गया आपका आई डी, ठीक है। और एक और लेके अपना चल रहे हैं ना, उसको भी ले लेते हैं। उसको कौन सा पेन, ये पेन से लेते हैं। ये हो गया आपका आई ई, इंडेक्सिस थ्योरम। आई ई है, ई ए बी सी डी, छोड़ो यार, जितना देर में मैं समझाऊंगा उतना देर में मैं अच्छे से लिख देता हूँ आई ई। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ आई सी जो होता है। अब इसका ये चीज़ अंडरस्टूड होना चाहिए, एम और आर, इसका मास एम है और रेडियस आर है। आई सी जो होता है एम आर स्क्वायर और डिवाइड में 2 होता है, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2। आई डी जो होता है डायमीटर के अबाव, इसको आधा कर दो, एम आर स्क्वायर बाई 4। ये कौन सा लगा होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा होगा। और आई ई जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है बता दीजिए। आई ई क्या होगा, तो जब निकालोगे आप तो यही पाओगे, एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस लगा के। ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये हो गया आपका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये सब लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा। डिस्क का हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, रड के बारे में। थिन रड, जो मैंने फर्स्ट बात किया था। थिन पतला होता है, थिन मतलब रड। पतला इसलिए बोला जा रहा है कि उसमें जो चौड़ाई है ना, आपने नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो देखिए वो क्या था, ऐसा था ना, इसका लेंथ L था और मास M था, ठीक है। इसमें एक्सिस बना देता हूँ। ये आपका सेंट्रल एक्सिस था IC और ये आपका था IE, ठीक है। अब चाहे तो इसमें भी परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ, लेकिन ये नहीं पूछता, इसीलिए उसको लिखेंगे ही नहीं, ज़्यादा याद करने से क्या फायदा। ये IE, ठीक। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं IC के अबाउट। क्या लिखते हैं आप, M L स्क्वायर बाई 12 और IE क्या लिखते हैं, M L स्क्वायर बाई 3। गॉट इट। चलिए बस इसमें 2 ही याद रखिए, IC IE क्या है, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अपन इसका एक और क्लास करेंगे, ठीक है। अब एक बात करते हैं फॉर सर्कुलर डिस्क, सॉरी सॉलिड सिलेंडर। अब ये क्या बोला है उसको भी समझाते हैं। सॉलिड सिलेंडर ये कुछ नहीं है, बस एक भ्रम है, मतलब देखने का तरीका एक भ्रम है। क्या भ्रम है वो देखो, सारा काम इसका या तो रिंग की तरह होगा या डिस्क की तरह। सॉलिड है मतलब डिस्क की तरह होगा। अंतर क्या है वो देखो, बस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो पहले क्या था, ये था एक बंदा, ये बोल रहा था खुद को मैं डिस्क हूँ,
इसको क्या किया, यहाँ और यहाँ धर के दो आदमी ने लमार दिया इसको, ऐसा रबड़ वगैरह का था, अब ये ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसका फिर से यहाँ तो वैसा ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर, जो बेलन बोलते हैं वो। अब इसको निकालना है, तो इतना को आपको याद नहीं रखना है, ये एच वेच सब कट जाएगा, इसीलिए मैंने एच को कंसीडर ही नहीं किया था, याद होगा वहाँ, ये कट जाएगा। सिर्फ इसमें रहता है एक आर और इसका मास एम। तो इसमें देखो कैसे याद रखोगे, इसको याद ना भी रखते ना फिर भी तुमको काम हो जाता, लेकिन चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, आईसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। इतना समझ में आया तब बताइए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आई ई के अबाउट, मतलब कोई एक्सिस ले लो यहाँ पे। अब देखो कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं भी ले सकते हैं। अब मान लो वो यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे ले सकते हैं, वो कहीं भी अभी ले सकते हैं। तो पहले हम डायमीटर के अबाउट बात करते हैं। ये हो गया आपका आईडी। तो ये दोनों तो आपको पता है डिस्क वाला होगा, तो ये दोनों अपन बात ही नहीं करेंगे। अपन जो बात करेंगे वो देखिए ये होगा, अपन ये बात करेंगे। इसके अबाउट क्या होगा, सेंट्रल है ये सेंट्रल डायमीटर है, मतलब ये CD बोल देते हैं, सेंट्रल डायमीटर। सेंट्रल डायमीटर मतलब समझे, इसका भी सेंटर, मतलब इसका ये है सेंटर, डायमीटर का सेंटर, मतलब डायमीटर ये हो गया और इसको नीचे खिसकाओ, ये बीच में आ जाओ, उसकी बात हो रही है तब। अब देखो इसमें क्या होगा। अब चूंकि आप आईसी जानते हो, आईसी तो सेम ही है, इसीलिए इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। डिस्क का जितना था एम आर स्क्वायर बाई 2 था सर, बिल्कुल जी। आई डी कितना था, तो इसका आधा और कर दीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 4 था। ये दोनों सर हमको याद है, हमको ये वाला याद करना है। तो याद करने से अच्छा है इसको जब भी एग्जाम में आए तो आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, गलती कम होगा। मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी टाइम मिलेगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ICD आप याद रखिएगा क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये वाला जैसे के तैसे, प्लस जो आपने रड का याद किया है वो ऐड कर दिया, मतलब एम एच स्क्वायर बाई 12। ये कैसे होता है वो कभी कर लेंगे चर्चा, ठीक है। अभी आप इसको याद रखें बस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अब क्या बच गया आपको, रेक्टेंगल 1, ठीक है। उसके बाद स्फीयर के बारे में बात करेंगे, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। बस जो बोल रहा हूँ वही याद रखिए, इसमें बहुत सारा केसेस हैं, उतना आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अगला केस, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करते हैं। अब इसमें क्या है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा। पहले उसको फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा प्लेट है, ठीक है, एक ऐसा प्लेट है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको, अरे यार ये क्या हो गया, अब देखिए ये है, इसका ये हो गया विड्थ और ये हो गया आपका लेंथ L। इसमें बस एक ही चीज याद रखना है, सेंट्रल के एक्सिस, मतलब सेंट्रल पॉइंट के अलोंग, मतलब इसका कोई तो सेंटर होगा, ये मान लीजिए ये होगा, मान लेते हैं, तो उसी के अलोंग IC लिख देते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, एक ही चीज इससे पूछता है। तो IC बराबर M बाई 12, देखिए
इसमें ऐसे याद रखिएगा, एक बार विड्थ को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये रड हो जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं हम एल स्क्वायर लिख देते हैं, लिख दीजिए। एक बार लेंथ को नेग्लेक्ट कर लेंगे तो ये रड हो जाएगा, इसके लिए लिख देंगे तो उसके क्या करते हैं बी स्क्वायर। मतलब दोनों जो ये दिया हुआ है वैल्यू लंबाई और चौड़ाई दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और 12 से डिवाइड कर दीजिए। है यह सेम क्या जो हमने रड पढ़ा था थिन रड, उसी की तरह, बस इसी का वो स्पेशल केस है। यहाँ पे 2 केस निकाल सकता है, यहीं से वो मिला है, कैसे वो देख लीजिए। इसको यदि हम 2 पार्ट में तोड़ दें, ऐसे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिए, इफ विड्थ टेंड्स टू 0 मतलब नेग्लेक्टेड हो जाएगा विड्थ, तो क्या हो जाएगा देखिए, आई सी बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12, यही तो आप याद किए हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एल टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा आई सी एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। इसी दोनों को ऐड करके ये बना दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखें। अब हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगला जो बात है, स्फीयर का 2 पार्ट होगा, एक थिन और एक सॉलिड। 2 टॉपिक और बचा, उसके बाद क्लास को बंद करते हैं। थिन स्फीयर, थिन स्फीयर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक स्फीयर बना लेते हैं। अब इसको सर्किल मत समझिए, स्फीयर मतलब स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर दिखाने के लिए ये भी हम दिखा देना है, देखिए स्फीयर होगा ये, ठीक है। इसका रेडियस r है ये, और इसका मास m है, इतना हो गया। अब देखिए हम इसके 2 पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, एक डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले डायमीटर के अबाउट देख लीजिए। तो डायमीटर कैसा होगा बताइए, सब डायमीटर होगा इसमें, स्फीयर है ना, इसमें सब डायमीटर ही होगा। सेंट्रल भी लीजिएगा वो भी डायमीटर ही होगा इसके लिए, क्योंकि ये थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। ये आईसी है ना, ये भी आईडी ही हो जाएगा, और ये आप जो आईडी लेते थे वो आईसी ही हो जाएगा, मतलब समझ रहे, दोनों सेम होता है। इसीलिए कुछ भी आप लिख दीजिए, आईसी बराबर आईडी, दोनों सेम ही होगा इसमें, ठीक है। 2/3 mr स्क्वायर होता है, बस इतना याद रखें। कब, जब वो थीन है, बस एक ही केस याद रखें, ठीक है। चलिए अब इसमें टेंजेंट करना है तो उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोल दे आपको कि नहीं 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 हमको ये समझ नहीं, हमको यहाँ के अबाउट बता दो, तो ये टेंजेंट हो गया ना, एंड पॉइंट हो गया, तो क्या लगा देंगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 सॉरी क्या आ जाएगा 5/3 इंटू mr स्क्वायर, गॉट इट। अब देख लीजिएगा, अब लास्ट जो बचा अपन उसकी बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की, उसके बाद क्लास यहीं पे रोक देंगे आज, ठीक है। चलिए तो लास्ट रहेगा, और इसको आप बार बार देखें क्योंकि यही चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ पढ़ाने का था, लेकिन जो ज़रूरी था वो पढ़ाया। अगले क्लास और इससे इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद ना आपको कभी फिर डर नहीं लगेगा ये रोटेशन चैप्टर से, क्योंकि आधे लोग को समझ ही नहीं आता है, ठीक है। रोटेशन होता गया है जब सॉलिड रहेगा, तो सॉलिड मतलब समझिए चुके हैं, जब भरा हुआ रहेगा तब, ठीक है। तो देखिए एक ये ले लेते हैं, ये स्फीयर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें भी डायमीटर और वो सेम ही रहेगा, ये भरा हुआ है। तो अब इसको हम ये नहीं करने जाएंगे कि आपको फिल करके बताएंगे, बस याद रखिए कि ये क्या है, भरा हुआ है, बस इतना याद रखिए, ये भरा हुआ है, सॉलिड है, इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। चलिए अब ये IC लीजिए या ID लीजिए, दोनों इसके लिए तो सेम ही होता है, IC बराबर ID या ID बराबर IC, ठीक है। एक यहाँ पे लिख देते हैं IC बराबर ID बराबर, बस यहाँ पे याद रखिए 2/5 हो जाता है, ठीक है। और ये एक टेंजेंट ले लेते हैं, बहुत इच्छा है हार्दिक, तो मतलब एंड पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट कहलाता है वो चीज़, इसलिए मैं बार बार टेंजेंट बोल रहा हूँ। ई ले लेंगे तो इसमें mr स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा,
बस यहीं तक आप 2 बार वीडियो को देखिए, आपको मैंने अच्छे से समझाया है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा आप निकाल लेंगे, यदि आप नहीं निकाल सकते तो कोई नहीं निकाल सकता, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको देखिए, एक चीज़ आपको इतना बताया, लेकिन आपको मैं एक चीज़ नहीं बताया, वो चीज़ आप गौर करेंगे। लिख देता हूँ उस चीज़ को, देखिए जब सेम थिंग्स, जो भी आप लिए हैं, ठीक है, हॉलो रहेगा, तो उसका आई ज़्यादा होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। किसके रिस्पेक्ट में? यदि सेम थिंग्स सॉलिड हो। आप इस पे गौर कीजिएगा, बस मैं एक पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद इसको गौर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। देखिए मैंने क्या बोला, एक रिंग ले लिया और ये सेम मास सेम वेट का, बस इसको सॉलिड वाला लिया, इसको डिस्क ले लिया, ठीक है। इसका भी मास उतना ही है, रेडियस आर है, इसका भी मास उतना ही है, रेडियस आर है। बस डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे कुछ मास नहीं है, सारा मास इसका पेरीफेरी पे है, और इसमें क्या है, पूरा सरफेस पे फैला हुआ है मास। तो इसका आप देखे होंगे कि आई जो होता है mr² होता है, और इसका आई जो होता है mr²/2 होता है। इस पे गौर कीजिएगा, ये कम हो जाता है। बस इसी चीज़ को आप अच्छा से पढ़ें और समझें, सब में ये चीज़ वैलिड है, सब में ये चीज़ बहुत कम लोग विजुलाइज कर पाते हैं। आप करें और इतना समझ लें, तब नेक्स्ट जब भी आएगा अगला इसका लेक्चर, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्यारी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। सेम दोनों चीज़ को यदि किसी रोलिंग जगह से मतलब स्लाइड किया जाए तो कौन पहले नीचे पहुँचेगा, ये सब बातें पे चर्चा होगी। तो तब तक के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।